हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट में कूलम्ब लॉ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने डिफिनीशन ऑफ चार्ज पढ़ा, चार्जिंग बॉडी पढ़ा, कैसे बॉडी को चार्ज करते हैं और उस चार्ज के बेस्ड पे हम मटेरियल को कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ा। तो हमने उसमें जब शुरू में बताया डिफिनीशन में चार्ज में, तो ये बताया था कि अगर मान लो एक ग्लास का राड हो, ग्लास का राड ले लो या प्लास्टिक का राड ले लो और उसको सिल्क या वूल से रब करते हैं तो उसमें चार्ज एक्वायर हो जाता है और वो छोटे ऑब्जेक्ट लाइक कागज़ को अट्रैक्ट करता है। छोटे ऑब्जेक्ट लाइक कागज़ को अट्रैक्ट करता है। और हमें मैकेनिक्स से पता है किसी चीज़ में अगर मोशन लाना है या चेंज इन मोशन करना है तो हमें एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो चूँकि अब देखो यहाँ से ये पहले से हमें पता है कि हम अट्रैक्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो ये तो तय है कि वहाँ एक फोर्स लगेगा। तो उसी फोर्स को डिफाइन किसने किया? कूलम्ब ने। तो उन्होंने अपना एक लॉ दिया। तो उन्होंने किस तरह ला दिया उसको हम पूरे अच्छे से बताएंगे और ये 2-3 लेक्चर चलेगा। तो कापी कलम निकाल लीजिए। और मेरा नाम दीपक कुमार पटेल है, मैं दीपक सर हूँ या दीपक पटेल सर हूँ। और ये मेरा लाइट ऑफ फिज़िक्स है जहाँ पे हम जीरो से लेके हीरो तक अगर कहा जाए मतलब हर कुछ मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो भी डिफिनेशन हो वो अपने हिसाब से लिखिए। यहाँ पे आप ज़्यादातर समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह मैं क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहा हूँ और किस तरह मैं बता रहा हूँ कि वो चीज़ है क्या है, रादर देन तुम टिप लेने के। उसके बाद उसको समझ लेने के बाद, क्वेश्चन को लगा लेने के बाद तब उसको मगअप करना स्टार्ट करो। तो हाँ, आपके एंड से भी कुछ काम होगा और मेरे एंड से भी कुछ काम होगा। तो डिफिनीशंस मैं अपनी लैंग्वेज में दूंगा और वो आप चाहे किसी बुक से टिप लीजिएगा या फिर अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। तो अभी कूलम्ब लॉ का हम जो है डिफिनीशन नहीं, मैग्नीट्यूड पे नहीं बात करेंगे, अभी हम वो फोर्स का नेचर समझेंगे। तो हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? रिपल करते हैं। मान लो प्लस Q1 M चार्ज है और एक दूसरा चार्ज है जो Q2 है लेकिन उसका भी मास क्या है? M है। अगर हम मास दोनों का इक्वल ले लें, चलो दोनों का चार्ज इक्वल ले लें और मास भी इक्वल ले लें तो ये रिपल करेंगी, ये क्या करेंगी? रिपल करेंगी। उसी तरह नेगेटिव चार्ज के साथ होगा। मान लो नेगेटिव है, M है, उतने ही डिस्टेंस पे रखा है, M है, तो ये भी रिपल करेगा, ये भी क्या करेगा? रिपल है। लेकिन अगर दोनों अपोजिट हैं, दोनों क्या हैं? अपोजिट हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बात तो हमें पता है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर ईच अदर। तो ये हमें डायरेक्शन का पता चला, ये हमें क्या पता चला। और अगर हम जैसे इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, तो इस पे लगने वाला फोर्स F12 हो जाएगा और इस पे लगने वाला फोर्स 2F1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे F2 हो जाएगा और ये 2F1 हो जाएगा। अब आते हैं कि अगर हम मास दोनों का सेम है तो इनका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? सेम होगा। इनका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? सेम होगा। अगर हमारा मास सेम है तो इनका एक्सेलरेशन सेम होगा, तो इन पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? वो सेम होगा। ये पहला चीज़। अगर उनके दोनों मास सेम है
तो उनका एक्सीलरेशन सेम होगा और तो उन पे लगने वाला फोर्स सेम होगा, उन पे लगने वाला फोर्स सेम होगा। और दूसरी चीज़ है, कूलम्ब लॉ एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्यों? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, फोर्स का लगने का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों की यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। यहाँ पे भी डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ पे भी डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐसा हमने कहाँ पे पढ़ा है? ऐसा हम थर्ड लॉ में पढ़े हैं, मोशन के थर्ड लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के थर्ड लॉ में पढ़े हैं कि अगर दो बॉडी पे, अब दो बॉडी भी है, अगर दो बॉडी पे एफ फोर्स लग रहा है, या दो बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तब उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। या फिर आप कह दें कि कोई दो बॉडी है जिन पे फोर्स लग रहा हो एफ, तो वो दोनों फोर्स जो है एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, उनके डायरेक्शन अपोजिट होते हैं लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो यहाँ पे भी ये लागू हो रहा है। तो कूलम्ब लॉ एक एक्शन रिएक्शन पेयर को शो करता है। तो अगली चीज़ क्या है? ये जो है एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। ये बात समझे, ये बात बहुत अच्छे से समझे कि कूलम्ब लॉ में जितने भी फोर्स अप्लाई होते हैं वो एक्शन रिएक्शन होते हैं, वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। और तीसरी चीज़ है, ये एक स्टैटिक फोर्स है। तो पूरा का पूरा डायनेमिक्स, पूरा का पूरा मैकेनिक्स इसमें अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें मैकेनिक्स आपको मिलेगी, उसमें मैकेनिक्स आपको मिलेगी। तो आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन बनाते हैं। इतना तो आपने कर लिया होगा, तो मिटाते हैं और एक क्वेश्चन बनाते हैं। अभी हम इसके फार्मूले पे नहीं जाएंगे, मैग्नीट्यूड वाला पार्ट बाद में होगा। पहले हम आपको ये समझा दें कि ये मैकेनिक्स में किस तरह इन्वॉल्व होगा, तो बाकी तो पढ़ना ही है इसका फार्मूला। तो क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज़ और समझा दे। अब ये बोला गया कि कूलम्ब लॉ एक एक्शन रिएक्शन पेयर है और इक्वल मैग्नीट्यूड होता है। तो चलो मान लो ये Q चार्ज है और मास इसका M है, और यहाँ पे एक और चार्ज है Q और उसका मास M है। तो इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है और ये F है, और इस पे फोर्स F नीचे लग रहा है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या सर, ये कैसे सही है? ये गलत है। तो हमें जो भी फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शन का ध्यान देना होगा। तो उन्होंने एक बात और बताई, क्या? कि जो फोर्स लग रहे हैं वो लाइन ज्वाइनिंग टू ईच अदर के डायरेक्शन में ही लगेंगे, यानी कि या तो इधर लगेंगे या तो फिर इधर लगेंगे। ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। या तो अपोजिट लगेंगे लाइन के, या फिर लाइन में ही एक दूसरे के अट्रैक्टिव साइड में लगेंगे या फिर रिपल्सिव साइड में लगेंगे। तो इस तरह का लगेगा। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। तो ये क्या है? सेंट्रल फोर्स। वो फोर्स जो एक दूसरे के सेंटर की तरफ लगे, या फिर वो फोर्स जो दोनों के सेंटर के मिलाने वाली लाइन के डायरेक्शन में लगते हैं, चाहे अपवर्ड या इनवर्ड हैं, वो अलग बात है। तो उनको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। तो कूलम्ब लॉ एक सेंट्रल फोर्स होता है, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर से ही पास होगी। उसके फोर्स की जो लाइन होगी वो हमेशा उसके सेंटर से पास होगी, और वो भी दोनों के सेंटर के लाइन को मिलाने वाली। तो इस बात को भी हम समझेंगे। तो ये बात हो गई। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? मान लो हमारा 2 कूलम्ब 2 kg का एक मास था, जो x डिस्टेंस पे रखा हुआ था।
हमें एक्स डिस्टेंस नहीं पता है, लेकिन अगला 4 कूलम, 2 ही कूलम का ले लो और 4 kg का ले लो, ये रखा हुआ है। तो पहले दोनों को ऐसे पकड़े हुए थे, और जब छोड़ देंगे तो उन पर फोर्स लगेगा, तो उन पर एक्सेलरेशन आएगा, तो ये दोनों भगेंगे। तो ये इधर भागा और ये इधर भागा। क्यों? क्योंकि दोनों के नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो हमने टी टाइम पे देखा, कैपिटल टी टाइम पे देखा, इसने 20 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी जो है गेन कर लिया था। तो उस समय पे t बराबर कैपिटल टी पे ये इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है, तो देखो ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। जब ये आएगा आप पहली बार तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये मैकेनिक्स के स्टैटिक फोर्स का क्वेश्चन है। तो ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब देखो इन पे लगने वाला फोर्स क्या है, अगर हम इस पे लगने वाला फोर्स जो है अगर हम एफ माने तो इन, क्योंकि ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, तो इस पे भी लगने वाला फोर्स एफ ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि अगर चार्ज सेम है, अगर उस पर चार्ज सेम है तो उन पर क्या होता है, जो है फोर्स सेम लगता है। या फिर हमारा कूलम्ब लाइक एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर में मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज सेम लेकिन डायरेक्शन इज अपोजिट। तो यहाँ पे भी देखो डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हुआ, सेम है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो सिंगल बॉडी पे लगने वाला नेट चार्ज नहीं, इस सिस्टम का टोटल चार्ज अगर हम कहेंगे तो वो 0 है। क्यों? क्योंकि एक तो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, यानी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स जो है इस पे 0 होगा। इस सिस्टम का नेट फोर्स 0 होगा। इस बॉडी पे एक चार्ज पे, इस पे नहीं, इस पे तो फोर्स एफ लगेगा ही, लेकिन अगर हम ये पूरे सिस्टम को ले लें तो इस सिस्टम का नेट फोर्स क्या होगा, वो 0 होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिंगल पार्टिकल पे, सिंगल बॉडी पे जो है नेट फोर्स, यहाँ पे नेट फोर्स तो एफ आएगा, लेकिन इस सिस्टम का नेट फोर्स 0 होगा। और मोमेंटम आप कन्वर्ट, अब जब नेट फोर्स 0 है तो इसका मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। इसका मोमेंटम में जो चेंज होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा। और सिंगल बॉडी पे मोमेंटम लगाना सही नहीं पड़ता है। तो अगर पूरा सिस्टम का एक सिस्टम है जिसमें कई सारे पार्टिकल हैं और उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, तो उसका क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम हो गया। इनिशियली दोनों क्या थे, रेस्ट पे थे। फाइनली क्या है, इसका निकालना है 2 गुणे v प्लस वो क्या है, वो है 20 गुणे 4, तो b बराबर माइनस 20 गुणे 4, 20 गुणे 4 2 गुणे 2 को मारा -40 मीटर पर सेकेंड। तो देखो डायरेक्शन भी दे दिया, हमने एक ही तरफ डायरेक्शन लिया था तो इसने नेगेटिव दे दिया, तो वेलोसिटी आई 40 मीटर पर सेकेंड इस तरफ। तो जब ये आएगा तो तुमको ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये इस तरह इतने आसानी से लग सकता है। दिमाग ख़राब हो जाएगा कि साला कैसे लगाएं, क्या फोर्स लगाएं, क्या वो करे। तो ये हो गया। अब इसी तरह एक चीज़ और पूछी जा सकती है, और वो भी सेंटर ऑफ मास से। अगर ये कहा जाए क्या कि ये बॉडी जो है, ये बॉडी अपने प्लेस से यहाँ 2 मीटर चली गई, 2 मीटर चली गई, तो ये कितना मीटर उतने ही समय में चली, ये कितना चली। तो अब देखो जब किसी बॉडी पे क्या नेट फोर्स 0 हो तो उस बॉडी का जो मतलब अगर कोई सिस्टम ऑफ बॉडीज़ है, कोई सिस्टम है जिसमें कई सारी बॉडीज़ हैं और उस पर नेट फोर्स 0 हो तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, रेस्ट पे होता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास वो
रेस्ट पे होगा, यानी 0 होगा, उसमें चेंज 0 होगा। तो आप निकाल लो, d सेंटर ऑफ मास बराबर m dx1 प्लस m2 dx2 बटे m1 प्लस m2। ये तो 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, m1 dx1 प्लस m2 dx2 बराबर 0। अब इसका ले लो, इसको m1 2 dx1 निकालना है, प्लस 2 गुणे 4 बराबर 0, तो dx1 बराबर -8/2 बराबर -4 मीटर। तब तक इनको कहाँ जाना पड़ेगा, 4 मीटर पे। ये कितना चल चुका होगा, 4 मीटर चल चुका होगा। तो इस तरह सेंटर ऑफ मास के भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। अभी हमने इसका फार्मूला दिया नहीं, उसके पहले हम इसके क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना स्टार्ट करा दिए। तो इसलिए क्योंकि आप मैकेनिक्स में पढ़ चुके हो, मैकेनिक्स में आप स्टैटिक फोर्स से काफ़ी कुछ क्वेश्चन लगाए हुए हैं। मैं तो बस ये समझाना चाहता था कि अगर इस तरह के ये चार्ज दे दिया तो आप घबराएं मत, आप मैकेनिक्स के सारे रूल को फॉलो करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला चीज़ हम आएगा, क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड। अब हम इसका कि कितना फोर्स उन दोनों के बीच में लगेगा वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे डिफिनीशन लिखना स्टार्ट करिए। आप कापी कलम निकाल लीजिए और या तो मेरा वाला डिफिनीशन लिख लीजिए या फिर अपना बुक से कॉपी कर लीजिएगा। तो मैग्नीट्यूड को कैसे डिफाइन किया गया, तो कूलम्ब लॉ ने बताया कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 चार्ज के, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 के, और मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 के, और तीसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब है कि अगर एक चार्ज Q1 मास m r डिस्टेंस पे रखा हुआ है Q2 के मास m के, मास दोनों का सेम ले ले, तो उनके बीच का जो फोर्स होगा F12 F21 की वैल्यू ये आएगी। तो अगर हम देखा जाए तो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा फोर्स, यहाँ पे F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड वाइज है, ये मैग्नीट्यूड वाइज है। तो उन्होंने बोला क्या कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल विच हैव मैग्नीट्यूड Q1 एंड Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ चार्जेस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ square of distance between them, and the force is always applied line joining between those charge center, कि उनके दोनों चार्ज के सेंटर के जो लाइन ज्वाइन करती है उसी के डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा, और उनका जो मैग्नीट्यूड होगा यानी फोर्स होगा वो क्या होगा, Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये था हमारा मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे F बराबर K बराबर क्या है, K को कांस्टेंट बोलते हैं। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू आती है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम्ब का स्क्वायर। अब यहाँ पे सर एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है
8.85 गुणे 10⁻⁻12। अब यहाँ से कर लो इसका उल्टा, कूलम्ब का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम एक बार और पढ़ाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस वैल्यू को आप याद कर लीजिए। तो ये टोटल मैग्नीट्यूड का फार्मूला था, तो नोट कर लीजिए। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। ये फार्मूला याद होना चाहिए, डिफिनीशन भले याद ना हो कि क्या उन्होंने बोला था लैंग्वेज में, लेकिन ये फार्मूला याद होना चाहिए। और ये फार्मूला रहा तो अपनी तरफ से बिना के लिख दोगे तो भी हो जाएगा। तो फोर्स क्या है, K/Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्या है, क्वेश्चन क्या था कि एक चार्ज है Q, एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है Q2, और दोनों क्या है, फिक्स्ड है। दोनों क्या है, फिक्स्ड है, किसी पोजीशन पे रखे हुए हैं और फिक्स हैं, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है, ऐसा उन्होंने लिखा था। तो इन दोनों फोर्स के बीच मिनिमम कितना लग सकता है, इन दोनों चार्ज के बीच कितना मिनिमम फोर्स लग सकता है या स्मॉलेस्ट फोर्स हो सकता है, वो निकालना था। तो हमें F स्मॉलेस्ट निकालना है और कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ ये बोला है कि इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो स्मॉलेस्ट लग रहा है। तो स्मॉलेस्ट तभी लगेगा क्योंकि R तो इसका फिक्स है, इनकी वैल्यू, अगर ये दोनों चार्ज आपस में सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज हो तो इन पे लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट नोन चार्ज कौन पता है जो स्टेबल हो, तो Q1 बराबर E इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ही हम निकाल सकते हैं कहाँ से, एटम से, और एटम के अंदर प्रोटॉन होता है जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होती है, लेकिन उसको हम निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि वो निकलते ही स्टेबल नहीं होगा, मतलब अब एकदम न्यूक्लियस को फोड़ोगे तो नहीं ना, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, और मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से हम इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं। ऐसे ही ए। तो इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न था कि वो ये जानना चाहता था कि आप ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो। तो स्मॉलेस्ट फोर्स हो जाएगा कि Q1 अपॉन R स्क्वायर हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपको ये बात नहीं पता होगी तो आप तो पागल हो जाओगे, हैं। तो जैसे कि पिछला क्वेश्चन हमने आपको लगाया है कि उसी तरह एक क्वेश्चन आया था आपका जो है मैकेनिक्स में, एक मेरा स्टूडेंट है, काफ़ी तेज़ था लेकिन उसको समझ में ही नहीं आया कि वो क्वेश्चन है किसका। उसमें बोला गया था कि एक बॉडी है क्या, एक बॉडी है 2 kg की और वो जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, और इस पे जानते हो, इस बॉडी पे हम कितना 1 kg का और वेट रख देंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी वो बताना है। दुनिया भर के दिमाग लगाया लेकिन वो बंदा ये नहीं समझ पाया कि जब हम इस बॉडी पे इस मास को रखेंगे तो ये जो सिस्टम बनेगा है, और जो वो सिस्टम था पहले, इसके रखने से पहले उन दोनों के बीच एक्सटर्नल फोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। यानी कि जो बॉडी पे पहले फोर्स लग रहा था, इस लगने के बाद भी वही फोर्स है। यानी कि दोनों समय पे, दोनों केस में, फर्स्ट केस और सेकंड केस में फोर्स क्या है, सेम है। काफ़ी ट्रिवियल लगता है ये बात, अरे सर उसको रखेंगे तो बॉडी को रखेंगे तो कुछ तो फोर्स लगाएंगे। नहीं बेटा, ये नहीं बोला गया। उसने बोला गया कि उसके पे 1 किलो का मास रख दिया गया। इसका मतलब है उसने फोर्स के बारे में कोई मेंशन नहीं किया है। दोनों समय हमें फोर्स क्या लेना है, उस पर सेम लेना। अब ये सिस्टम बना है, पहले वो सिस्टम था, अब ये सिस्टम बना है।
दोनों में क्या अंतर है कि पहले 2 किलो का मास था, अब वो 3 किलो का मास हो गया है और उसका फोर्स सेम है। तो जब दोनों के फोर्स सेम होते हैं तो इनका मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। और जब मोमेंटम कंजर्व करा दोगे तो इसका वेलोसिटी निकल आएगा। कैसे, पहले क्या था 2 गुणे 20 इनिशियल था, अब क्या हो गया है, तो दोनों का 3 गुणे v। अब जो नेक्स्ट वेलोसिटी आएगी इस पे रख दिया गया, तो जो वेलोसिटी से ये जाएगा उसी वेलोसिटी से ये जाएगा, तो हो क्या गया 40/3 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता ही नहीं चलता है कि ये क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। तो इसी तरह से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उस पर ध्यान दें, मतलब ये प्रैक्टिस से ही आता है। तो इसमें तो ये जानना चाह रहा था कि आपको स्मॉलेस्ट चार्ज पता है कि नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा ये आपको करवा दूँ। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ये देखा जाए तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ अगर नहीं पता है तो प्राण निकाल लें तुम्हारे। अब अगली चीज़, सपोज करो क्या कि 3 चार्ज रखे हों, एक Q1 हो और यहाँ पे Q2 है और यहाँ पे Q3 है। ये R2 डिस्टेंस है और ये R1 डिस्टेंस है, R12 है और ये R13 है। मतलब 1 से लेके 2 की डिस्टेंस है और 1 से लेके 3 की डिस्टेंस है। अब इसको समझने की कोशिश करें। अगर हम इसको एक पल के लिए भूल जाएं कि ये है, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F12 बराबर F21। मान लो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है और ये भी हम नेगेटिव रख लेते हैं नेगेटिव रख लेते हैं। तो इनके बीच का जो फोर्स है वो ये है। और यहाँ पे अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि ये नहीं है, तो इनके बीच का फोर्स होगा 1F3 बराबर M31। अब देखो सोचो कि मान लो ये एक बालक है और ये बालिका है सुंदर सी, और ये दूसरी बालिका है सुंदर सी। ये तुम्हारे घर के पीछे वाले मोहल्ले की है और ये तुम्हारे आगे वाले मोहल्ले की लड़की है। तो ये बालक है, तो ये बालक जितना प्यार इससे करेगा है उतना ही प्यार वो उससे करेगा। ऐसा रियल ज़िंदगी में होता नहीं है लेकिन यहाँ पे होता है, फिजिक्स में ये होता है। इसके होने से इन दोनों के प्यार के बीच में कोई कमी नहीं आएगी, इनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं पैदा होगा। यानी कि इनके प्यार में जो भी चल रहा है, जैसे भी ये कर रहे हैं वो करते रहेंगे, उसी तरह इन दोनों के बीच में जो प्यार है वो बना रहेगा। रियल ज़िंदगी में ऐसा मत करना, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ये तो मैं समझाने के लिए बोल दिया कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स होता है वो इस चार्ज के रहने और ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम नेट चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में, इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में, यानी इस चार्ज और इस चार्ज के फोर्स के बीच में जो कोई अंतर नहीं आएगा इस चार्ज से, और इस चार्ज और इस चार्ज के फोर्स के बीच में इस चार्ज के होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, नेट चार्ज जो होगा वो यहाँ के चार्ज और यहाँ के चार्ज का जो होगा समेशन होगा। तो ये इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन ऑफ मल्टी चार्ज। तो सुपरपोजिशन ऑफ मल्टी चार्ज फोर्स ऑन सुपरपोजिशन
वो क्या कहता है, कहता यही है कि किसी एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स, किसी एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स यानी कि F1 उस पे लगने वाले इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर समेशन के बराबर होता है। अभी हमने आपको वेक्टर नहीं पढ़ाया है, लेकिन हमें पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो F नेट जो होगा, F पे नेट लगेगा वो 1,2 प्लस 1,3 के इक्वल होगा। लेकिन इतना बात समझे, ये इंडिविजुअल इन दोनों के बीच में जो लग रहा है फोर्स वो नहीं चेंज होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। उसी तरह 1 और 2 के बीच का जो फोर्स होगा वो इससे इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन इनको अलग निकालो, इनको अलग निकालो, और इन पे लगने वाला टोटल फोर्स यानी कि यहाँ से भी इसको प्यार रिसीव हुआ और यहाँ से भी इसको लव रिसीव हुआ, तो इसका लव जो है क्या हो गया, इन दोनों का समेशन हो गया है। तो हमने समझाने के लिए आपको लिया है, तो इस बात को समझे कि किसी एक चार्ज पे जो टोटल फोर्स होता है, किसी एक चार्ज पे जो टोटल फोर्स होता है, उस सिस्टम में जितने भी चार्ज हों उसके और उस चार्ज के इंडिविजुअल फोर्स का समेशन होता है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इस पे अभी न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो अभी हमने आपको वेक्टर नहीं पढ़ाया है, वेक्टर जो है हम बाद में पढ़ाएंगे। तो हम थोड़ा सा एक इंट्रो दे देते हैं। मान लो ये Q1 चार्ज है और ये क्या है, मास m का है, और इसको हम फिक्स कर लिए, और ये x डिस्टेंस पे किसी Q2 चार्ज पे से रखा हुआ है। तो Q2 चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स F होगा, Q2 चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स F होगा वो क्या होगा, K Q1 Q2 अपान एक्स स्क्वायर, और इस लाइन को हम क्या मान लें, x एक्सिस मान लें, तो आई कैप हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही जानो, बाद में जब हम वेक्टर फॉर्म आप कूलम्ब लॉ बताएंगे तो वहाँ पे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ इतने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इतनी बात का ध्यान दे कि ऐसे होता है। तो अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मान लो हम एक क्या ले लें, एक स्क्वायर ले लें, मतलब 4 चार्जेस ले लें जिनकी वैल्यू क्या है, ये प्लस Q है, मास m है, और ये माइनस Q है, मास m है, ये प्लस Q मास m है, और ये माइनस Q मास m है, और सब a डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। कितने पे, a डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो स्क्वायर है तो सब a डिस्टेंस पे रखे हैं। तो इस चार्ज पे नेट फोर्स क्या होगा वो निकालना है। हम सभी चार्ज नेगेटिव ले सकते हैं या सभी चार्ज पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन इसको समझे, और बाकी आप अलग अलग चार्ज जो है रख के कर सकते हैं। अब देखो, तो ये डिस्टेंस हमें पता है a है, ये डिस्टेंस हमें पता है a है, लेकिन ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो वो निकाल लेते हैं। ये a है, ये a है, और ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, √2a पाइथागोरस से। अब देखो, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन वाला प्यार होगा। आ गया। और ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये क्या होगा, यहाँ पे भी अट्रैक्शन वाला प्यार होगा। तो अगर हम इसको F1 माने, इसको F2 माने, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है और चार्ज सेम है, तो ये इनका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और ये देखो, ये माइनस और ये माइनस है, लेकिन इनके बीच प्यार नहीं होगा, इनके बीच
मार होगा, इनके बीच क्या होगा, मार होगा। तो ये बाहर की तरफ लगेंगे, ये बाहर की तरफ लगेंगे। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो इन दोनों का, ये 90 पे एक दूसरे के 90 पे लग रहे हैं, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यहाँ कहीं आएगा। अब वो क्या होता है, हम वेक्टरली जोड़ के पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वेक्टर F1 फोर्स 90 पे लगे तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है, √2F आता है। कैसे, F नेट का फार्मूला होता है F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा का √ cos थीटा, थीटा बराबर क्या है 90, तो ये क्या हो गया 0, तो बचा क्या √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। तो वैल्यू रख देने पे हमारा यही आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा √2F। अब इसका फोर्स निकाल लें, तो इसका फोर्स F बराबर क्या होगा, के क्यू स्क्वायर 2A स्क्वायर। इतनी क्वांटिटी को हम F ले लें, F अपान 2, F अपान 2। अब इस पे नेट फोर्स क्या होगा, इसका और इसका वेक्टर सम, उसका वेक्टर सम क्या हो जाएगा, F नेट बराबर ये वाला √2 माइनस F/2। F कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा √2/2। अगर ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये ऐसे कुछ आता है यहाँ पे और इसका कुछ ऐसे आता है यहाँ पे, तो ये माइनस की जगह पे क्या हो जाता, प्लस आ जाता। तो यही क्वेश्चन अगर नेगेटिव चार्ज रख के किया जाए तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और यही क्वेश्चन पॉजिटिव चार्ज करके किया है तो भी ये प्लस आ जाएगा, और ऐसे ही ये क्या है नेगेटिव आ गया है। तो ऐसे आपके कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। खेलते रहिए, हैं, खेलते रहिए, खेलते रहिए। अब देखो इसमें खेलते रहिए बना बना के, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा। और हम चाहते हैं कि एक तरह का एक ही क्वेश्चन कराया जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। तो ये हो गया। तो हम एक फाड़ू क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा, एक फाड़ू क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। और हमने बोला आपसे कि एक टाइप के एक ही क्वेश्चन लेंगे। आप कुछ भी, आप एक ट्रायंगल बना दो, यहाँ पे चार्ज रखो, यहाँ पे चार्ज रखो और इसका ए डिस्टेंस दे दो, इक्विलेटरल चार्ज में है तो भी हो जाएगा। या फिर आप एक हेक्सागोन ले लो, इसका भी ए रख दो, Q1 Q2 Q3 Q4, ऐसे हज़ारों क्वेश्चन बनते रहेंगे यार। लेकिन हमारा वो थोड़ी ज्योमेट्री आपको पता हो कि उनके बीच का एंगल कितना है, और आपको वेक्टर पता हो कि वेक्टर कैसे ऐड होते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी है। कुछ जो टिपिकल टाइप का क्वेश्चन होगा मैं आपको यहाँ करा देता हूँ। मान लो एक वॉच है, एक सोचो कि वॉच के हर, मतलब वॉच होता है तो वॉच कैसे होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और हर डिजिट पे उतना ही चार्ज रखा है। तो यहाँ पे 1 कूलम 2 3 4 5 6 कूलम 7 8 9 कूलम 10 कूलम 11 कूलम 12 कूलम है। और यहाँ से इस डिजिट की दूरी, जो डिस्टेंस है वो a है, तो उसी तरह यहाँ से यहाँ तक की ये होगी। मतलब ये a रेडियस का एक सर्कल बनाएगा। अब हमें बताना है कि अगर ये सारे के सारे चार्ज पॉजिटिव हों तो नेट फोर्स कितना लगेगा। तो देख लेते हैं।
तो अगर इसके सेंटर पे एक क्यू चार्ज रख दिया जाए, सेंटर पे क्या रख दिया जाए, क्यू चार्ज का मतलब 1 कूलम्ब का चार्ज रख दिया जाए, 1 कूलम्ब का चार्ज रख दिया जाए। अब इस 1 कूलम्ब चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड फोर्स ऑन 1 कूलम्ब चार्ज एट सेंटर। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इस पे एक फोर्स लगाएगा इधर, और ये इस पे लगाएगा फोर्स ऊपर की तरफ। तो इनका नेट फोर्स क्या होगा, पहले इसका देख लेते हैं नेट फोर्स। तो डिस्टेंस सेम है, तो के अपान ए स्क्वायर। अब देखो चार्ज क्या है इनके बीच, इसके बीच 12 कूलम्ब, और इसके बीच में कूलम्ब का स्क्वायर -6, तो कितना आ गया, के 6 अपान ए स्क्वायर। अब ले लेते हैं हम 2 और 7 को ले लेते हैं। नहीं, 2 और 7 कैसे होगा, ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्री पे नहीं होते हैं। ये मैंने कुछ ज़्यादा ही 7 6, यहाँ 8 होगा, यहाँ 9 होगा, और यहाँ 10 होगा, तो ये 8 पे आएगा। 1 वाला 7 पे आएगा। ये 5 पे आएगा, ये 4 पे आएगा, और ये 9 पे आएगा। तो हम एक और को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको जनरलाइज कर लेंगे। अगर हम 4 और 10 को लें तो क्या आ जाएगा, के यू 10 - 4 बराबर के 6 अपान ए स्क्वायर। 5 11 को ले ले, 11 - 5 बराबर, ये भी के 6 अपान ए स्क्वायर आएगा। किसी को भी ले लो, कोई भी पेयर ले लो, तो हमेशा यही आएंगे, हमेशा यही आएंगे। तो बना क्या, तो कुछ इस तरह बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 12 वाला, 1 वाला, 7 वाला, 8 वाला, 9 वाला, 10 वाला, 11 वाला, और सभी का फोर्स क्या होगा, F होगा, F होगा। F की वैल्यू ये है। अब देखो टोटल एंगल कितना होता है, 360 अपान 12 बराबर 30, यानी कि इन दोनों के बीच में 30 का एंगल है। तो हम देखते हैं, ये 30 है, ये 30 है, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा। तो अब देखो ये वाला और ये वाला 60 हो जाएगा, ये वाला 30 हो जाएगा, एक 0 पे हो जाएगा, और एक इधर हो जाएगा। तो नेट फोर्स जो आएगा, F नेट बराबर F ये बीच वाला F अगर हम इसको XY मान लें, तो इसका कंपोनेंट एक यहाँ पे आएगा, इसका कंपोनेंट एक यहाँ पे आएगा, इसका कंपोनेंट एक यहाँ पे जाएगा,
इसका कंपोनेंट एक यहाँ पे जाएगा। तो मान लो ये y ले लो और ये x ले लो, तो x वाला ये x पूरा हो जाएगा प्लस इसका कितना है f cos 30 और ये प्लस f cos 60। उसी तरह इसका f sin 30 नहीं, इसका भी f cos 30 प्लस f cos 60। इसका जो साइन कंपोनेंट होगा जो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में आएगा एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। तो f प्लस 2 f 1/2 प्लस 2 f √3/2 माइनस f j। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, F अगर हम कॉमन ले लें तो वो हो जाएगा, 2 ने 2 को मारा, 2 प्लस √3 I माइनस j, ये हमारा नेट फोर्स होगा। तो ये थोड़ा अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था, तो उसको नोट कर ले। तो सुपर पोजीशन पे ही हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो एक सीरीज वाला क्वेश्चन हो जाए। मान लो ये इस तरह है, ये सेंटर है, सेंटर पे 1 कूलम्ब का चार्ज है। सेंटर पे क्या है, 1 कूलम्ब का चार्ज है। वहाँ से 1 मीटर पे 1 पे पावर 3 का चार्ज है। फिर वहाँ से अगले 1 मीटर पे 2 पे 3 का चार्ज है। फिर वहाँ से 1 मीटर पे 3 पे 3 का चार्ज है। ऐसे ऐसे करके ये 10 पे 10 कूलम्ब का चार्ज है, इस तरह दिया हुआ था। तो इस चार्ज पे एफ नेट बनाओ, एफ नेट ऑन 1 नंबर चार्ज पे। तो देख लो के सभी के लिए सेम होगा, 1 क्यूब अपान 1 का स्क्वायर प्लस 2 क्यूब का 1 + 1 2 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब अपान 1 2 3 3 का स्क्वायर। ऐसे ऐसे करके चले जाओगे। तो ये इधर एक को मारा, ये इसने एक को मारा, ये इसने इसको मारा। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा कि 1 + 2 + 3 प्लस करके 10। तो हमें पता है कि ये सीरीज़ है, नेचुरल नंबर की सीरीज़ है, 1 2 3 4 5 10 तक। अगर इसको जोड़ते हो तो क्या आ जाएगा 10/2 10 + 1। तो नेचुरल सीरीज़ को जोड़ने का जो ऐसा फार्मूला होता है n/2 l + a होता है। तो लास्ट डिजिट l है, फर्स्ट डिजिट 1 है, 10 + 1, तो ये करोगे तो आ जाएगा 55k 55k। या फिर SN को जोड़ने का एक और फार्मूला होता है। अगर मान लो ये कोई भी सीरीज हो, कौन सी है अर्थमेटिकल सीरीज, तो n/2 a + n - 1 × d। ये 2a होती है, ये 2a होती है। तो ये फार्मूला चाहे यूज कर लो, चाहे ये फार्मूला यूज कर लो, फाइनल आंसर यही आएगा। चलो एक और इस पे करा देते हैं कुछ, एक और अच्छा क्वेश्चन इस पे हो सकता है।
वो क्या है कि अल्टरनेटिव चार्ज रखा जाए, वो भी कैसे, बढ़ते हुए क्रम पे। मान लो यहाँ पे 1 कूलम्ब है, यहाँ पे -2 कूलम्ब है, यहाँ पे -3 कूलम्ब है, ऐसे ऐसे करके है। तो इस पे जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, तो ये सभी का बराबर है, तो 1/1 का स्क्वायर प्लस 2/2 का स्क्वायर 3/3 का स्क्वायर, ऐसा करके जाएगा। तो एक ने एक को मारा, एक ने एक को, ये स्क्वायर है, एक को मारा, तो सीरीज़ क्या बनी 1 + 1/2। और ये देखो ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव, -1/3 + 1/4 - 1/5। इस सीरीज को कैसे जोड़ेंगे, तो हमारे पास एक सीरीज होती है ln 1 + x बराबर 1 + x स्क्वायर x - x²/2 3, ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाती है। तो ये सीरीज होती है, इसका उपयोग कर लेंगे ln n 1 + 1 बराबर k ln 2। तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में यहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी कूलम्ब लॉ हमारा चलेगा, जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं उसके प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू वेरी मच।